सो स्टूडेंट्स, हम लोग स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर फर्स्ट। रियल नंबर। फर्स्ट बच्चों हम लोग डिस्कस करेंगे इसमें नंबर्स, नेचुरल नंबर्स, सिंपल काउंटिंग्स बच्चों 1 2 3 4 5 एंड काउंटलेस नेचुरल नंबर्स होते हैं बच्चों। लार्जेस्ट नंबर का पता नहीं है, लार्जेस्ट नंबर आप डिफाइन नहीं कर सकते, हम ये ऐसा कह सकते हैं इसमें। इसके बाद होल नंबर्स की बात आती है तो स्मॉलेस्ट होल नंबर 0 होता है बच्चों, फिर 1 2 3 4 एंड सो ऑन। दीज आर ऑल्सो इनफाइनाइट नंबर्स एंड काउंटलेस हम इनको लिख सकते हैं, और हाईएस्ट होल नंबर नॉट डिफाइन होगा। थर्ड आता है बच्चों आपका इंटीजर, जिसको आई या फिर जेड से हम लोग डिनोट करते हैं, और इसमें क्या होता है बच्चों, नेगेटिव नेचुरल नंबर्स लेते हैं हम लोग, 0 लेते हैं, और सारे पॉजिटिव नेचुरल नंबर्स। तो नेगेटिव नंबर्स को अगर हम देखें तो ये भी इनफाइनाइट होते हैं। सबसे छोटा नेगेटिव नेचुरल नंबर डिफाइन नहीं करा जा सकता, -3 -2 -1 0 1 2 3 एंड सो ऑन। सो बच्चों ये आपके होते हैं इंटीजर्स। इंटीजर्स आप लोगों ने नंबर लाइन में भी पढ़े होंगे, ठीक है। देखिए जो एरो है नंबर लाइन में, ये एरो इस बात को डिनोट कर रहा है कि ये इस डायरेक्शन में काउंट आगे आप इसको इनफाइनाइटली इंक्रीज कर सकते हैं। तो पॉजिटिव नंबर्स की अगर मैं बात करूँगा तो 1 2 3 4 एंड सो ऑन। नेगेटिव नेचुरल नंबर्स की बात करूँगा तो -1 -2, और इस नंबर लाइन रिप्रेजेंट कर रही है बच्चों आपके इंटीजर्स को। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट होल नंबर्स हो गए, इंटीजर्स हो गए। नेक्स्ट बच्चों हम बात करेंगे प्राइम नंबर्स की। तो देखिए प्राइम नंबर्स क्या होंगे। प्राइम नंबर्स बच्चों इस तरीके के नंबर्स होते हैं जिनके 2 फैक्टर होते हैं, ठीक है। द नंबर विच हैव 2 factors, 1 and number itself are called prime numbers, एंड बच्चों इसी में हम डिफाइन कर सकते हैं कंपोजिट नंबर को। तो कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, द नंबर which have more than 2 factors are called composite number। बच्चों मेरे साथ साथ लिखते रहिएगा, नोट्स बनाने हैं आपको। तो बेटा प्राइम नंबर्स आपके सामने है। प्राइम नंबर्स किन्हें कहेंगे, जिनके 2 फैक्टर्स होंगे, और कंपोजिट नंबर किन्हें कहेंगे, जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होंगे। तो प्राइम नंबर्स कंपोजिट नंबर को एक साथ एनालाइज किया जा सकता है। तो मैं कुछ नंबर्स लिख लेता हूँ, जैसे 1 2 3 4 5, एंड मैं इनके फैक्टर्स लिखता हूँ। तो जैसे 1 है तो 1 के फैक्टर लिखने हैं, तो आपको पता होना चाहिए फैक्टर होता क्या है। तो बेटा फैक्टर, जैसे मान लीजिए आप 2 से 4 को डिवाइड करें तो 2 2 जा कितना हो जाएगा 4, रिमाइंडर क्या बचेगा 0। तो ये कहा जा सकता है कि 4 2 से कम्प्लीटली डिविजिबल हुआ, या फिर कह सकते हैं कि 2 ने 4 को कम्प्लीटली डिवाइड किया। तो इन दोनों में आपस में रिलेशन हो गया। तो अगर 2 का 4 से रिलेशन बताना है तो ये बताएंगे कि 2 इज़ अ फैक्टर ऑफ 4। तो बेटा वो नंबर फैक्टर होता है जो
अगर जैसे 4 का फैक्टर पूछेंगे तो हर वो नंबर जो 4 को कम्प्लीटली डिवाइड करे वो उसका फैक्टर हो जाएगा। तो 1 के फैक्टर क्या होंगे? तो 1 का फैक्टर 1 ही होगा, क्योंकि 1 के अलावा और किसी नंबर से 1 डिवाइड नहीं होता। लेकिन जब हम 2 की बात करेंगे तो 2 1 से भी डिवाइड हो जाएगा और 2 से भी डिवाइड हो जाएगा। 3 की बात करेंगे तो 3 1 के टेबल में भी आएगा और 3 के टेबल में भी आएगा। 4 की बात करेंगे बच्चों तो 4 1 के टेबल में भी डिवाइड होगा। एक्चुअली 1 क्या है? 1 सभी का फैक्टर होता है। 1 के टेबल में तो सभी नंबर्स आते हैं, तो 1 तो सभी का फैक्टर है। 4 की बात करेंगे तो 1 से भी डिवाइड होगा, 2 से भी डिवाइड होगा एंड 4 से भी। तो देखो बेटा, इस नंबर के पहला ऐसा नंबर है 4 जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हैं। वरना अगर अभी तक आप देखें तो इसका तो 1 फैक्टर है, तो ना तो ये प्राइम है, ना तो ये नंबर प्राइम होगा और ना ही ये नंबर कंपोजिट होगा। इसके बाद 2 की बात करें तो इसके 2 फैक्टर हैं बच्चों, तो इस वजह से हम इसे क्या कह सकते हैं कि ये नंबर प्राइम नंबर है। 3 के भी कितने फैक्टर हैं? 2, तो इस वजह से ये भी क्या है? प्राइम नंबर है। लेकिन अगर हम 4 की बात करें तो 4 के 2 से ज़्यादा फैक्टर हैं, तो बच्चों इसको मैं सी से डिनोट कर रहा हूँ। ये क्या हो गया? कंपोजिट। कोई स्टैंडर्ड लेटर नहीं है ऐसा कि पी और सी से डिनोट करते हैं, बस ये मैंने आपको समझाने के लिए जो है पी और सी लिया हुआ है। अब देखिए बच्चों, अगर ऐसे ही हम लोग 5 को देखें तो 5 1 के टेबल 1 से भी डिवाइड होगा और 5 के टेबल में, और कोई नंबर ऐसा नहीं है जो 5 को कम्प्लीटली डिवाइड करे। आप समझने के लिए और भी नंबर ले सकते हैं, जैसे 6 ले लीजिए, 7 भी ले सकते हैं, 8 ले सकते हैं, ठीक है, और 9 ले सकते हैं, 10 भी ले सकते हैं एंड सो ऑन। इस तरीके से आप समझ लीजिएगा, ठीक है। अपने आप भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। तो अगर मैं 1 की बात करूँ, सॉरी 6 की बात करूँ बच्चों, तो 6 1 के टेबल में भी आएगा, 2 और 3 एंड फिर 6। इसके अलावा और कोई फैक्टर 6 का नहीं होता। तो फिर देख लीजिए आप, यहाँ अगर आप देखें तो 5 के कितने फैक्टर हैं? 2, तो 5 क्या हो गया? प्राइम। लेकिन 6 के कितने? 2 से ज़्यादा हैं, तो ये क्या हो गया? कंपोजिट। इसी तरीके से अगर आप 7 को देखेंगे तो देखो 7 किस से डिवाइड हो सकता है? 1 से पूरा डिवाइड हो जाएगा, 7 से डिवाइड हो जाएगा। तो फिर देखिए 7 के कितने फैक्टर हो गए? 2 फैक्टर हो गए, और 7 के 2 फैक्टर हो गए तो 7 क्या हो गया? प्राइम हो गया। अब जरा आप 8 को देखिए, 8 किस के टेबल में आएगा? भाई 1 से भी डिवाइड होगा, 2 से भी डिवाइड होगा, 4 से भी, 4 टू 8 होते हैं। एंड अगर आप सीक्वेंस में चल रहे हैं, आप 1 से चल रहे हैं और कोई भी नंबर छोड़ नहीं रहे, सबको चेक करते हुए चल रहे हैं कि कौन इसका फैक्टर है या नहीं है, यानी किसके टेबल में ये आता है, या कह दो किससे डिवाइड हो रहा है। तो अगर आपको ऐसा नंबर मिलता है कंसेक्यूटिवली, अगर आप कोई नंबर छोड़ते नहीं है 4 टू 8, तो उसके बाद सिर्फ 8 ही इसका क्या होगा? फैक्टर होगा। तो अब आप देख सकते हैं कि ये जो नंबर है इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हैं, तो फिर ये कैसा नंबर हो जाएगा? ये कंपोजिट नंबर हो जाएगा। अगर मैं 9 की बात करूँ तो 9 1 के टेबल में भी आएगा, 3 के टेबल में आएगा और 9 के टेबल में, तो इसका मतलब ये कैसा नंबर होगा? कंपोजिट नंबर। 10 को बच्चों आप खुद चेक करिएगा, और इस तरीके से आगे के काफ़ी सारे नंबर आपको अपने आप ही चेक करने हैं, ठीक है। कोई मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है, छोटी क्लासेस में भी आपने पढ़ रखा होगा। तो मैं अगर एक साथ लिखना चाहूँ तो कुछ प्राइम नंबर्स लिख लेता हूँ। जैसे सीक्वेंस में लिखूँ तो 2 प्राइम है, क्योंकि 2 फैक्टर हैं, 3 5 एंड 6 नहीं होगा, 5 के बाद 7 होगा बच्चों, 8 नहीं होगा, 9 नहीं होगा, 10 नहीं होगा, फिर क्या होगा? 11, 12 नहीं होगा, 13 होगा एंड सो ऑन। ये भी इनफाइनाइटली चलते रहेंगे। तो इस तरीके से आप प्राइम नंबर्स को भी उसकी डेफिनेशन से रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। कंपोजिट नंबर की बात आएगी तो कंपोजिट नंबर क्या होंगे? कंपोजिट नंबर वो नंबर होंगे जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं। तो देखिए बेटा, अभी तो ऊपर किया हमने कि जब 4 जो है वो सबसे पहला कंपोजिट नंबर है, यानी ये सबसे पहला ऐसा नंबर है जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं। तो 4 आपका कंपोजिट हो गया, उसके बाद 6 आपका कंपोजिट हो जाएगा, 6 के बाद 7 नहीं होगा, 7 नहीं होगा, फिर 8 के 2 से ज़्यादा फैक्टर अभी किया है हमने, देखो ये देखो 1 भी इसका फैक्टर है, 2 4 और 8 ये सब इसके फैक्टर हैं, 2 से ज़्यादा फैक्टर हैं। तो 8 भी क्या होगा बच्चों? कंपोजिट होगा। 9 भी कंपोजिट होगा क्योंकि 2 से ज़्यादा फैक्टर हैं। 10 भी कंपोजिट होगा एंड सो ऑन। इस तरीके से आप अपने कंपोजिट नंबर्स को लिख सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर आपने प्राइम नंबर्स लिख लिया, कंपोजिट नंबर लिख लिया। इसके बाद आप बच्चों, वैसे तो आपको पहले से ही बताया, ठीक है ना, ये सब छोटी क्लासेस में बच्चों पढ़ाया जाता है। तो अब हम आते हैं अपने 6th पॉइंट पर। तो 6th पॉइंट पर बच्चों हम लोग पढ़ेंगे इवन नंबर्स। तो बेटा इवन नंबर्स तो सब लोग जानते ही हैं। इवन नंबर्स किसे कहते हैं? इवन वो नंबर्स होते हैं जो 2 से डिविजिबल होते हैं कम्प्लीटली। तो हम इसको अगर डेफिनेशन में लिखना चाहें, कुछ कभी कभी डेफिनेशन एक एक नंबर में आ जाती है बच्चों, तो इसको लिख सकते हैं द नंबर विच आर डिविजिबल बाई which are divisible by 2 और called even numbers। उनको हम लोग क्या कहेंगे बच्चों? even
नंबर। अभी तो आपको ज़्यादा कुछ सोचना नहीं है, सिर्फ नोट्स ही लिखने हैं जैसे लिखवाए जा रहे हैं, इनको प्रिपेयर करिए, उसके बाद जो है आपका पूरा चैप्टर आसानी से हो जाएगा। तो अगर मुझे एग्जाम्पल में बताना हो कि इवन नंबर्स क्या होंगे, तो बेटा 2 के टेबल में आता है, यानी 2 से डिवाइड होगा, फिर हम इसको 4 लिख सकते हैं, 6, 8 एंड सो ऑन। तो जो भी नंबर 2 के टेबल में यानी 2 से डिविजिबल होगा तो वो सबके सब क्या होंगे, इवन नंबर। या फिर मैं लिख सकता हूँ कि ऑल मल्टीपल्स ऑफ 2, ठीक है ना। तो 2 के सब मल्टीपल्स क्या होंगे बच्चों हमारे, 2 के सभी मल्टीपल्स जो होंगे वो इवन नंबर्स होंगे, क्योंकि वो 2 से डिविजिबल तो होंगे ही। भाई कोई नंबर किसी से डिविजिबल होता है तो उसके टेबल में तो जरूर आएगा। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर कि ऑल मल्टीपल्स ऑफ 2 आर इवन नंबर, ठीक है। अब देखिए जो जो नंबर 2 के टेबल में आ रहे हैं उनको तो हम इवन कह रहे हैं, लेकिन जो नंबर 2 के टेबल में नहीं आ रहा है उनको हम क्या कहेंगे, उनको कहेंगे बच्चों दे आर कॉल्ड ऑड नंबर्स। उनको क्या कहते हैं हम लोग, ऑड नंबर्स कहते हैं, ठीक है। तो ऑड नंबर्स को लिख लेंगे द नंबर विच आर नॉट डिविजिबल बाय 2, द नंबर विच आर नॉट डिविजिबल बाय 2, ठीक है ना। जो नंबर 2 से डिविजिबल नहीं होंगे वो क्या होंगे, आपके ऑड नंबर होंगे। एग्जाम्पल में अगर मैं लिखूं तो लिख सकता हूं आपका 1 2 के टेबल में नहीं आता है, यानी 2 से डिवाइड नहीं होगा। 3 4 के बाद फिर 5 आएगा, 6 तो होता है, फिर 7 एंड सो ऑन। ये सारे नंबर आपके क्या हैं बच्चों, ऑड नंबर्स हैं, ये 2 से डिविजिबल नहीं होते, ठीक है। और एक और चीज़ है बच्चों जो आपको रिमाइंड रखनी है, आपको ध्यान में रखनी है, वो है कि जो इवन नंबर है, तो बेटा इवन नंबर के लिए एक फॉर्मूला है जो आपको हमेशा याद रखना है। तो इवन नंबर को हम 2m, m तो कोई भी नंबर हो सकता है, तो m होता है आपका नेचुरल नंबर। और सबको पता है कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं आपके, 1 2 3 एंड सो ऑन। तो आप m की जगह वैल्यू पुट करिए और आपको सारे कंटिन्यूअस इवन नंबर मिल जाएंगे। तो कभी भी अगर आपको फिक्स नहीं दे रखा, मतलब आपको बता बस कह रहा है एक इवन नंबर है, तो आप उसको 2m से डिनोट कर सकते हैं और m की कुछ भी वैल्यू ले सकते हैं। m की नेचुरल नंबर में कोई भी वैल्यू आप यहाँ रखिए और आपको सारे इवन नंबर्स मिल जाएंगे। तो उसी तरीके से बच्चों अगर ऑड नंबर के लिए कहे आपसे कि भैया ऑड नंबर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो अगर आप देखें तो ऑड नंबर जो है वो इवन से एक बड़ा होता है या एक छोटा होता है। तो हम लोग यहाँ पर 2m + 1 से उसको क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दोनों का एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। एक ही वैल्यू के लिए अगर मैं m1 लेता हूँ तो देखिए m1 लेने से एक नंबर 2m है, तो वो कितना हो जाएगा मेरा 2 × 1 = 2। और m1 लेने से एक नंबर है मेरा 2m + 1, तो वो हो जाएगा बच्चों मेरा 2 × 1 + 1, ठीक है। तो 2 × m की वैल्यू कितनी ली है बच्चों हमने, 1 ली है। तो हम अपने दोनों ही फॉर्मूले में, इसमें भी और इस वाले में भी, ठीक है, m की जगह क्या लिखेंगे 1 + 1, तो ये हो जाएगा 2 × 1 = 2 + 1, तो ये कितना हो जाएगा 3। और 3 क्या होता है बच्चों, ऑड। और 2 क्या होता है बच्चों, इवन होता है। और भी चेक करना चाहो तो और चेक कर सकते हो आप कि इफ़ m = 2, तो आप देख सकते हैं कि 2m कितना हो जाएगा भाई, 2 की मल्टीप्लाई m से, और m कितना है 2 है, तो ये कितना हो जाएगा 4। और 4 कैसा नंबर होता है, इवन। तो हमने एक बार फिर से प्रूफ कर दिया कि 2m जो है वो किन को डिनोट करेगा, वो डिनोट करेगा आपका इवन नंबर्स को, ठीक है। इस बार हम चेक कर लेते हैं 2m + 1 कि अगर m की वैल्यू 2 होगी तो 2m + 1 कितना होगा, 2 × 2 + 1, तो ये हो जाएगा आपका 4 + 1, और ये हो जाएगा 5। 5 2 के टेबल में नहीं आता है, तो ये क्या हो जाएगा, ऑड। देखिए डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, आपको हर जगह डेफिनेशन लगानी है। और अगर आप डेफिनेशन लगाते हैं और डेफिनेशन क्वालिफाई करती है, डेफिनेशन लग जाती है, तो फिर आपका आंसर गलत नहीं होगा। कभी आपको चेक करना है कि आपका आंसर सही है या गलत है, तो बस डेफिनेशन, इवन की डेफिनेशन है 2 से डिविजिबल, ऑड की डेफिनेशन है 2 से डिविजिबल नहीं होगा, ठीक है। और रही बात आपके ऊपर के जो नंबर्स पड़े हैं कंपोजिट, प्राइम, तो उनकी भी डेफिनेशन है, उनका भी डेफिनेशन आप लगाकर आगे बढ़ सकते हैं। इसके बाद बच्चों एक और अच्छी चीज़ पढ़ेंगे हम लोग, डिवीज़न एल्गोरिथम। देखिए बच्चों डिवीज़न एल्गोरिथम क्या है आपका, डिवीज़न एल्गोरिथम, ठीक है ना। डिवीज़न एल्गोरिथम ऐसा है कि आपके पास 2 नंबर हैं, जैसे मान लो
let 2 and 5 be the two numbers, और अगर आप 2 से छोटे नंबर से बड़े नंबर को क्या करें, डिवाइड, तो 2 जा कितने हो जाएंगे बच्चों, 4, और यहाँ रिमाइंडर क्या बचेगा, 1। तो बेटा जिससे डिवाइड करते हैं उसको क्या बोलते हैं हम लोग, उसको बोलते हैं डिवाइज़र। ठीक है, छोटी क्लासेस में ये भी आपने काफ़ी पढ़ रखा है, जिसको डिवाइड करते हैं, ठीक है ना, उसको बोलते हैं डिविडेंड, उसको बोलते हैं हम लोग डिविडेंड। ठीक है, और जितना टाइम्स हम डिवाइज़र को मल्टीप्लाई करते हैं 2 to the 4, तो उसको बोलते हैं कोशेंट। इसको क्या बोलते हैं बच्चों, कोशेंट। और ये क्या होता है बच्चों आपका, ये होता है रिमाइंडर, ये होता है आपका रिमाइंडर। तो इनमें आपस में एक रिलेशन होता है जिसको हम डिवीज़न एल्गोरिथम बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, डिवीज़न एल्गोरिथम। तो डिवीज़न एल्गोरिथम में हम लिख सकते हैं कि ये जो डिविडेंड है आपका, ठीक है ना, ये हमेशा डिवाइज़र इनटू कोशेंट, ठीक है, और प्लस रिमाइंडर के इक्वल होता है। ठीक है ना, इसी रिलेशन को डिवीज़न एल्गोरिथम बोलते हैं, इसी रिलेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, डिवीज़न एल्गोरिथम। ठीक है बेटा, ये किन्हीं भी दो, आपको कभी भी इसमें 2 या 3 मतलब इसको यूज़ करा लेते हैं, इसके ऊपर क्वेश्चंस आ जाते हैं। जैसे मान लो आपको डिवाइज़र कोशेंट रिमाइंडर दे देंगे और फिर आपसे पूछ लेंगे कि भैया डिविडेंड कितना है। वैसे इतना बेसिक क्वेश्चन आता नहीं है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स होकर आएगा, आगे हम और चीज़ें पढ़ेंगे तो वहाँ पर हम इसका यूज़ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर थोड़ा बहुत भी पॉलिनोमियल 9th में अगर आपको याद हो, तो बेटा डिविडेंड को हम लोग px से शो करते हैं, और डिवाइज़र को हम gx से शो करेंगे, और कोशेंट को qx से, और जी रिमाइंडर को हम लोग शो करते हैं rx से। ठीक है, ये रिलेशन होता है बेटा, ये होता है आपका डिवीज़न एल्गोरिथम का रिलेशन, ये यूज़ करेंगे। ठीक है, इसके ऊपर अभी कोई क्वेश्चन नहीं है, जब PYQ करेंगे तब कुछ क्वेश्चन आएंगे तो कर लेंगे, क्योंकि छोटा सा स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन में इसके बारे में दिया हुआ है, तो मैंने आपको थोड़ा सा बता दिया। और भाई आप 10th क्लास के बच्चे हो तो थोड़ा बहुत तो आपको पता होना ही चाहिए इसके बारे में। ठीक है, इसके बाद बात आती है नेक्स्ट, हम लोग पढ़ते हैं बच्चों इसमें फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। ठीक है, तो देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसके ऊपर क्वेश्चन बनता ही बनता है। ठीक है, तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ एरिथमेटिक, देखिए ये क्या कहती है, ये कहती है कि अगर आपके पास कोई भी कंपोजिट नंबर है, आपके पास कोई भी कंपोजिट नंबर है, ठीक है ना, तो एवरी कंपोजिट नंबर सॉरी बच्चों, एवरी कंपोजिट नंबर हैव every composite number have a unique प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, कोई भी कंपोजिट नंबर बच्चों अगर आपके पास होगा तो उसका जो प्राइम फैक्टराइजेशन होगा वो बिल्कुल यूनिक होगा। तो इसी को हम इसमें लैंग्वेज में लिखेंगे कि एवरी कंपोजिट नंबर हैव a unique prime factorization, यूनिक प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है ना, अब क्वेश्चन आता है, चलिए ये तो हमने याद कर लिया कि भैया कोई भी कंपोजिट नंबर होगा तो इसमें मेनली दो टर्म्स आ रही हैं इस थ्योरम में, दो टर्म्स हैं। पहली टर्म है आपकी कि सभी कंपोजिट नंबर की बात हो रही है, तो वो तो बच्चों आप लोगों ने अभी ऊपर पढ़ा हमने कि कंपोजिट नंबर क्या होता है। ठीक है ना, दूसरी बात आ रही है यूनिक प्राइम फैक्टराइजेशन की। तो बेटा यूनिक प्राइम फैक्टराइजेशन, मुझे पूरा भरोसा है कि आप लोगों को प्राइम फैक्टराइजेशन पता होगा, डरो मत, अगर नहीं बताया तो मैं भी बता देता हूँ प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है। देखिए
प्राइम फैक्टराइजेशन, कोई भी नंबर है आपके पास, ठीक है ना, और अगर आप उस नंबर को प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स में कन्वर्ट कर लेते हैं, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, प्राइम सिंपल प्राइम नंबर्स होते हैं बच्चों, ठीक है ना। आपके पास एक प्राइम नंबर है P1, एक प्राइम नंबर है P2, एक प्राइम नंबर है P3। इस तरीके से आपके पास n प्राइम नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन यानी प्रोडक्ट में अगर किसी नंबर को आप रिप्रेजेंट करेंगे तो फिर ये जो मल्टीप्लिकेशन आ रहा है ये कहलाएगा आपका फैक्टराइजेशन। ये करेंगे कैसे बच्चों, इसके लिए एग्जाम्पल लेते हैं। तो एग्जाम्पल हमने ले लिया बच्चों 128, ठीक है। तो ये छोटी क्लास में करना सिखाया जाता है कि इसको सबसे छोटा प्राइम नंबर जो है अगर ये उससे डिविजिबल है तो उससे डिवाइड करो, 2 6 = 12, 2 4 = 8। फिर से देखिए किससे जा रहा है, यहाँ पर डिविजिबिलिटी रूल बहुत आते हैं, अगर आपको नहीं आते छोटी क्लासेस में जाइए और इसको रिवाइज करिए बच्चों। 2 3 = 6, 2 2 = 4। नेक्स्ट फिर देखिए 2 के टेबल में आएगा, 2 1 = 2, 2 6 = 12। ये आप अपने आप भी कर सकते हैं, ठीक है ना, और 2 8 = 16। तो अगर बच्चों ये छोटी छोटी चीज़ें अगर आपको आती हैं तो आप अपना वीडियो आगे बढ़ा सकते हैं, ठीक है, आगे फॉरवर्ड कर सकते हैं। 2 4 = 8 एंड देन फिर 2 से जाएगा तो 2 2 = 4। फिर आगे चलते हैं, ठीक है, तो 2 1 = 2, ठीक है। तो अगर आप यहाँ देखें तो इस 128 को मैं लिख सकता हूँ क्या भाई, 1 2 3 4 5 6 7, 7 टाइम्स 2 मल्टीप्लाई में आ रहा है, ठीक है ना, और 2 प्राइम है, तो यानी मैं इसको लिख सकता हूँ 2 × 2 × 2 × 2। कितने हो गए, 4 हो गए, एक बार और आएगा 5, फिर 6 एंड देन फिर 7। तो ये सब 2 हैं और सबके सब प्राइम है और सब मल्टीप्लाई होना है। तो इन सब को मैं कह सकता हूँ कि ये क्या है आपका, ये है प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। इसको कह सकते हैं कि ये क्या है, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। तो 128 को हमने प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स में रिप्रेजेंट कर दिया, तो हम इसी को क्या कहेंगे कि ये 128 का क्या कर दिया बच्चों, हमने प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिया, प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है। और इसे प्रोडक्ट, इसको हम पावर ऑफ प्राइम्स में भी लिख सकते हैं। प्रोडक्ट ऑफ प्राइम को हम लोग किस चीज़ में लिख सकते हैं, पावर ऑफ प्राइम्स। तो बच्चों पावर का आपको पता ही होगा, पावर क्या होता है, अगर एक नंबर जैसे मान लो आपके पास x है और वो 3 बार क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई में आ रहा है, एक ही नंबर 3 बार, ठीक है। तो अगर एक ही नंबर आपका 3 बार मल्टीप्लिकेशन में आ रहा है तो हम उसको शॉर्ट में क्या ले सकते हैं भाई, जो नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है x और कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है बच्चों, 3 टाइम्स। कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 टाइम्स। तो ये 3 क्या बन जाएगी उसकी पावर। तो इस तरीके से किसी भी नंबर को, किसी भी प्रोडक्ट को हम उसके पावर में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ पर 2 जो है वो बार बार आ रहा है और कितनी बार आ रहा है, वो 7 टाइम्स आ रहा है। तो हम 128 को शॉर्ट में क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 7। तो ये हमने उसको उसके प्रोडक्ट पावर ऑफ प्राइम्स में रिप्रेजेंट कर दिया। और ये कब आया, जब हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स आया। तो मेनली हम प्राइम फैक्टराइजेशन पढ़ रहे थे, उसको हम प्रोडक्ट ऑफ प्राइम लिख सकते हैं। और प्रोडक्ट ऑफ प्राइम का शॉर्ट नोटेशन यानी शॉर्ट रिप्रेजेंटेशन क्या है कि उसको पावर में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि मान लो आपके पास कोई बड़ा नंबर बना सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ 2 2 हो, कोई भी नंबर अगर मैं ऐसे मान लूँ कि 2 की पावर 3 भी हो सकता है, उसमें 3 की पावर 2 हो सकता है, ठीक है ना, और 5 की पावर 2 हो सकता है, इस तरीके से भी हो सकता है। और रही बात इस नंबर की, तो नंबर को आप फाइंड आउट कर सकते हैं। 2 की पावर 3 कितना होता है, 8, और ये 3 की पावर 2 कितना होता है, 9, एंड 5 की पावर 2 होगा आपका 25, ठीक है ना। तो इस तरीके से अगर आपको कोई नंबर दे रखा हो, ठीक है, नंबर ही भी फाइंड अगर करना है तो बहुत आसान है, इनकी मल्टीप्लाई कर लो आप। 8 5 8 की 25 से कर लेते हैं। तो वैसे तो और भी शॉर्ट तरीका ये है कि हम इसको 8 को 4 × 2 लिख सकते हैं, और 4 की मल्टीप्लाई जब 25 से करते हैं तो 50 आता है, और 50 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो कितना होगा, 25। देखिए 25 4 × 100 होंगे, और 100 को 2 से करेंगे तो 200 हो जाएंगे, और फिर 200 को 9 से करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 1800। और इस 1800 का जब प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो बच्चों वो ये आएगा। चलिए इसको देख लेते हैं कि आता भी है नहीं आता, वेरीफाई कर लेते हैं। तो वेरीफाई करना मतलब अब फिर से आप ये मान कर चलिए कि आपका क्वेश्चन हो चुका है कि फैक्टराइजेशन ऑफ 1800 आपको करना है। कैसे करना है अभी सिखाया
कि भाई ये 1800 लिखो और जो सबसे छोटा प्राइम नंबर है उससे इसको डिवाइड कर दो। तो ये देखिए 2 9 जे 18 0, फिर 2 से करेंगे तो 2 4 जे 8, 1 कैरी जाएगा, 2 5 जे 10 0। देखिए फिर से अगर ये आपको अपने आप आता है तो आप अपने आप ट्राई करिएगा और वीडियो को आगे बढ़ा लीजिएगा। 2 टू द 4, 2 टू द 4, 2 5 जे 10। अब देखिए साफ दिख रहा है कि ये अब 2 से नहीं जाएगा क्योंकि इसकी लास्ट डिजिट 0 नहीं है। कोई भी नंबर जिसकी लास्ट डिजिट 0 हो, 2 हो, 4 हो या फिर 6 हो, ठीक है ना, ये लास्ट डिजिट अगर हैं तो वो 2 से डिविजिबल है, वरना वो नहीं है। अब देखिए 3 आता है तो इसका सम कर लेते हैं। 2 और 2 4 9, तो ये 3 से ज़रूर जाएगा। 3 7 जा 21 और 3 5 जा 15। आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग। 3 2 जा 6 और 3 5 जा 15। तो साफ दिख रहा है कि 25 आ चुका है। तो 25 को अब हम क्या लिख सकते हैं, 5 5 जा 25 एंड देन फिर क्या लिख सकते हैं, 5 1 जा 5। तो जैसे ही आपके पास ये फैक्टराइजेशन आप करेंगे तो आप इस नंबर को, हम किस नंबर का कर रहे हैं बच्चों, हम कर रहे हैं 1800 का। तो हम इसको लिख सकते हैं कि 1800 इक्वल्स टू 2 इंटू 2 इंटू 2। तो देखिए यहाँ पर 1 2 3 3 टाइम्स आया, तो हमने यहाँ पर इसको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई में लिख लिया। 2 कितनी बार आ रहा है बच्चों, 2 बार आ रहा है, तो 3 इंटू 3। 5 कितनी बार आ रहा है बच्चों, 5 आ रहा है 2 बार, तो हम यहाँ पे 5 इंटू 5। आगे बढ़ते हैं बच्चों। देखो वैसे तो ये इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हो चुका है बच्चों, ये इसका क्या हो चुका है, प्राइम फैक्टराइजेशन। और ये इसका पहला प्राइम है P1, फिर P2, फिर P3, फिर P4, P5, P6 एंड P7। इसके प्रोडक्ट में ही हम इसके प्राइम फैक्टराइजेशन को क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये जो नंबर है 1800, ये प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स में रिप्रेजेंट हुआ, तो ये इसका प्राइम फैक्टराइजेशन है बच्चों। अब इसको पावर में कैसे लिखें, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, पावर ऑफ प्राइम्स में कैसे लिखेंगे। तो जैसे 2 है तो 2 कितनी बार आ रहा है, 3, तो हम इसको 2 को क्या लिखेंगे, 2 की पावर 3, 3 की पावर 2 एंड देन 5 रेज टू द पावर 2। तो 1800 को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये भी लिख सकते हैं। देखिए क्वेश्चन हमने अपने आप बनाया था, अब चेक कर लेते हैं क्या यही आंसर था इसका। देखो 2 की पावर 3, 2 की पावर 3, 3 रेज टू द पावर 2, 3 रेज टू द पावर 2 5। तो बेटा ऐसे अपना क्वेश्चन अपने आप बनाकर भी आप लोग ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप कि आपको फैक्टराइजेशन वाला जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल क्लियर हुआ है। और ये पढ़ा क्यों बच्चों हमने, क्योंकि हम लोग पढ़ रहे थे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। और फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक हमें क्या बताती है कि अगर आपके पास कोई भी कंपोजिट नंबर है बच्चों, जैसे कोई भी कंपोजिट नंबर ले सकते हैं आप, अभी नीचे लिए हमने, तो कोई भी कंपोजिट नंबर है तो उसका आप क्या करें, प्राइम फैक्टराइजेशन। तो वो प्राइम फैक्टराइजेशन कैसा होगा बच्चों, यूनिक होगा। कैसा होगा, यूनिक। कैसे होगा, पहले तो प्राइम फैक्टराइजेशन को समझा हमने कि कोई भी नंबर और उसको प्रोडक्ट मल्टीप्लिकेशन या प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कि अगर आपके पास कोई n नेचुरल नंबर है या कह दो कंपोजिट नंबर है, ठीक है, तो उसको P1 P2 P3 डॉट डॉट इंटू Pn रिप्रेजेंट किया जा सकता है। हमने एक नंबर लिया 128 और हमने उसको 2 इंटू 2 इंटू 7 टाइम्स ऐसे रिप्रेजेंट किया, और ये 2 इंटू 2 इंटू क्या है, P1 इंटू P2 इंटू P3, ये प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स है, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन है। फिर जो ये प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स है यानी प्राइम फैक्टराइजेशन है, इसको हम पावर ऑफ प्राइम्स में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो हमने इसको 2 की पावर 7 लिखा। फिर हमने एक नंबर लिया बच्चों, वैसे तो ये क्वेश्चन आप ही के सामने बनाया मैंने, बट आप ऐसे मान सकते हैं कि अगर कोई 1800 आपको नंबर दे और कहे कि भैया इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करिए, तो मैंने इस तरीके से आपके सामने है, और फिर इसको 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5, यानी 2 रेज टू द पावर 3, 3 रेज टू द पावर 2 एंड 5 रेज टू द पावर 2। इस तरीके से इसको इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करा, या तो आप ऐसे बोल दीजिए या फिर कह दीजिए कि हमने इसको प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स में रिप्रेजेंट किया। आई होप कि आपको कंपोजिट नंबर जो है ये क्लियर हुए होंगे, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्लियर हो गया होगा, ठीक है, और जी प्राइम फैक्टराइजेशन भी आपको क्लियर हो गया होगा। बट अब प्राइम फैक्टराइजेशन इसलिए भी क्लियर होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। अगर प्राइम फैक्टराइजेशन अगर आपको क्लियर नहीं हुआ तो आगे चल के हम एचसीएफ एंड एलसीएम निकालेंगे, तो वो तो बिल्कुल नहीं हो पाएगा। तो हम एक और क्वेश्चन ले लेते हैं बच्चों, ठीक है, एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, अगर आप सही से एनसीईआरटी पढ़ेंगे अंदर से जाके तो आपको ये मिलेगा 3 2 एंड 7 6 0। तो ये नंबर है और इसका प्राइम फैक्टराइजेशन आपको करना है। तो मैंने सिखाया आपको प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे। आप पूरा नंबर लिखेंगे, लास्ट डिजिट 0 है तो डेफिनेटली ये नंबर 2 से डिविजिबल होगा। 2 1 जा 2, 6 जा 12, 2 3 जा 6, 2 8 जा 16 0। फिर 2 से करेंगे, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2 9 जा 18 0। नेक्स्ट फिर 2 से करेंगे तो 2 4 जा 8। देखो बेटा यहाँ बच्चे इस स्टेप में सबसे ज़्यादा बच्चे गलती करते हैं, इतनी बड़ी बड़ी क्लासेस में बच्चे आ जाते हैं और उनको डिवाइड करना नहीं आता। तो मैं तुम्हें यहाँ पर सिखा देता हूँ रफ में करके कि अगर यहाँ देखिए 2 से हम किसको डिवाइड कर रहे हैं, 8 1
9 0। तो आपका डिविजिबिलिटी अगर क्लियर नहीं है, डिवीजन क्लियर नहीं है, तो यहाँ पर वो आपका क्लियर हो जाएगा। 2 को देखिए पहली डिजिट 8 है एंड 2 से क्या है वो बड़ी है, तो 2 के टेबल में 8 आएगा, तो 2 4 दा कितने हो जाएंगे बच्चों 8, माइनस करेंगे और 0 बचेगा। तो आप कहोगे तो बहुत सिंपल है, इसमें तो हम कोई मिस्टेक करते ही नहीं है। बेटा आगे देखिए, आगे 1 है, तो अगर आप 1 को नीचे लेते हैं, ठीक है ना, अब 1 छोटा है इससे, अब 1 छोटा है तो फिर कुछ बच्चे क्या करते हैं 1 को और 9 को, ये जो 1 और 9 है, ठीक है ना, इस 1 को और इस 9 को दोनों को एक साथ ले लेते हैं 19, और 19 लेकर क्या कर देते हैं, 19 लेने के बाद जो है इसको डिवाइड कर देते हैं, और बस वहीं पर गलती करते हैं। तो मैं पहले गलत करके भी दिखा देता हूँ आपको, ठीक है ना। देखिए क्वेश्चन तो आपके सामने ये है, आपको इसे डिवाइड करना है। तो कुछ बच्चे गलती में क्या कर देते हैं इसको इस तरीके से 2 8 1 9 0, वो डायरेक्ट से लिखेंगे 2 4 द 8, ठीक है, माइनस 0 और फिर ये 19 लिया, और 2 9 जा 18, और ये 1 और ये लिया 0, और यहाँ पर 2 5 जा 10। अगर आपने पहले वीडियो पॉज करके अपने आप किया हो तो आप में से बहुत सारे बच्चे, ठीक है ना, उनका आंसर 495 आ रहा होगा, और ये आंसर क्या है बच्चों, गलत है। ठीक है, तो सही आंसर क्या है, सही आंसर है 2 4 जा 8, 8 में से 8 गया 0, फिर 1 कैरी किया, 1 जा नहीं रहा है, तो ऊपर से 9 को नीचे उतारेंगे। लेकिन ये ऊपर से नीचे लिया तो 1 19 बना, 2 से बड़ा, लेकिन वो तब तक नहीं उतारेंगे जब तक कि हम यहाँ 0 पुट नहीं करेंगे। ये रूल होता है कि अगर आपका एक नंबर है जो कि डिवाइजर से छोटा है, तो नेक्स्ट डिजिट उतारने के लिए पहले 0 को आपको ऊपर लिखना पड़ेगा। अब ये 19 बना, और 2 9 जा 18 होते हैं, अब 9 आएगा, और अब क्या बचेगा बच्चों, यहाँ पर 1, और ऊपर से क्या उतारेंगे हम लोग 0, एंड नाउ 2 5 जा कितने होते हैं 10 होते हैं, सबको पता है, ठीक है ना। और ये देखिएगा अब रिमाइंडर बचा 0, यानी ये 2 से कम्प्लीटली डिविजिबल हुआ। तो ये जो लिखा था 495 ये गलत है। कैसे लिखा था एक बार फिर से देख लो, 2 4 8, और फिर 19 को एक साथ नहीं लेना है, पहले किसको लेना है 1 को, और 1 जो है वो 2 से छोटा है, तो फिर अगला नंबर उतारेंगे, लेकिन नेक्स्ट डिजिट उतारने के लिए हमें पहले 0 पुट करना पड़ेगा। ये काफ़ी छोटी क्लासेस में सिखाया जाता है, लेकिन बच्चे बहुत लंबे समय तक डिवीजन नहीं करते हैं इस तरीके की, तो बच्चे भूल जाते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको ये क्लियर कर दिया। तो आगे बढ़ते हैं बच्चों, ठीक है ना। तो आगे बढ़ेंगे तो हम क्या लेंगे इसमें, हम अब सिंपल, ये हमारे पास तो आंसर है 2 4 जा 8 0, 2 9 जा 18, 2 5 जा 10, ठीक है। अब देखिए 2 से नहीं जाएगा क्योंकि लास्ट डिजिट इसकी 2 के टेबल में नहीं आ रही है। तो अब क्या करेंगे हम इसमें 3 से चेक करेंगे। तो 4 और 5 9, 9 और 9 18, तो 3 के टेबल में जरूर आएगा, ठीक है। ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, जहाँ मैंने स्टार बनाया है इसका ध्यान रखिएगा। फिर 3 1 जा 3, ठीक है, और 3 1 जा 3 तो 1, और 10 तो 3 3 जा 9, और फिर कितना हो जाएगा 19, 3 6 जा 18, और 3 5 जा 15। आप रफ में डिवाइड करके देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे से बता सकते हैं। नेक्स्ट आता है, फिर देखिए 3 से जा रहा है, वरना लास्ट डिजिट 5 है, 5 के टेबल में तो आएगा ही। तो ये हो गया 5 और 1 6, बिल्कुल जाएगा, 5 और 1 6, 6 और 6 12, और 12 और 3 कितना हो जाएंगे 15। तो 3 के टेबल में कितनी बार 3 4 द 12, और ये 3 5 द 15, और 3 5 द 15। आगे चलते हैं। अब देखिए अब 3 के टेबल में नहीं जाएगा क्योंकि 5 और 5 10, 10 और 4 14, 14 3 के टेबल में नहीं आता। तो लास्ट डिजिट 5 है तो 5 के टेबल में जाएगा, 5 9 जा 45, और 5 1 जा 5, ठीक है। अब देखिए ये क्या आ चुका है आपका, ये आ चुका है 19 91, सॉरी। अब देखिए बच्चों को बड़ी प्रॉब्लम होती है, अब ये 5 के टेबल में भी नहीं आएगा, 6 में भी नहीं आएगा, आप करके देखिए, आप सिंपली डिवाइड करके देखिए, 6 के टेबल में नहीं आएगा, फिर 7 के में भी नहीं जाएगा, ठीक है, नहीं 7 से डिवाइड करेंगे तो पता लगेगा, ठीक है। तो आप 7 से करेंगे तो ये 7 के टेबल में जाता है, और 7 क्या है बच्चों, प्राइम नंबर है, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा, जब प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे हो बच्चों आप, तो आपको इवन नंबर तो चेक ही नहीं करने। जब आप प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं तो प्राइम में ही जाएगा, जैसे 2 से तो फिर अगला 2 आया, फिर नेक्स्ट 3 आया, फिर 3 आया, फिर 5 आया, अब 5 के बाद 6 आता है, 6 के बाद क्या आएगा 7, तो ये किसके टेबल में, ऐसे आप चेक कर सकते हैं। तो 7 1 जा 7, और 8 9 2, तो 7 3 जा 21, और 13 इटसेल्फ क्या है, एक प्राइम नंबर है, 13 13 के टेबल में आएगा, प्राइम प्राइम के में ही आता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका 13। तो अब हम इसको लिख सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स में, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे देखिए, हम लिखते हैं, ठीक है, डिवीजन को हटा लेता हूँ मैं यहाँ से, अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। किसी को देखना हो चेक करना हो तो पीछे आके वीडियो में चेक कर सकता है, ठीक है, डरने की कोई बात नहीं बच्चों, दोबारा पूछोगे तो दोबारा भी बता दिया जाएगा, ठीक है। चलिए रुक जाइए ज़रा, ये हटा दिया हमने। अब देख लेते हैं हम कैसे लिखेंगे इसको, जैसे 2 है तो 2 कितनी बार आ रहा है, 1 2 3, 3 टाइम्स आ रहा है, तो हम इसको यहाँ लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 मल्टीप्लाई, ठीक है। फिर इसके बाद देखिए क्या आ रहा है, इसके बाद 3,
1 2 कितनी बार आ रहा है, सिर्फ 2 टाइम्स आ रहा है, तो 3 × 3, ठीक है। उसके बाद देखिए, उसके बाद 5 है, 5 1 टाइम्स आ रहा है, उसके बाद सब 1 टाइम्स ही आ रहे हैं, 5 है, 7 है और क्या है 13। ये हो गया आपका प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, और इसी को क्या बोलते हैं हम, प्राइम फैक्टराइजेशन। प्रोडक्ट ऑफ प्राइम आया है बच्चों ये आपका, और प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स को ही प्राइम फैक्टराइजेशन कहते हैं। तो ये आपका हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन। और प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स को हम पावर ऑफ प्राइम्स में भी लिख सकते हैं। तो पावर ऑफ प्राइम्स में कैसे लिखेंगे, 2 कितनी बार आया 3, तो ऊपर चला जाएगा, 3 2 टाइम्स तो 2 ऊपर, 5 1 टाइम्स है तो जो 1 टाइम्स है उनको हम एज इट इज लिख लेते हैं। तो बेटा ये हो गया आपका कंपोजिट नंबर। इस पे बच्चों क्वेश्चन कैसे बनता है, इस पे क्वेश्चन ये बनता है कि इसी में क्वेश्चन बना देता है, वो कह देता है कि प्रूफ, इसी में कुछ इस तरीके से क्वेश्चन बनाएगा। वैसे तो एक्सरसाइज में आएंगे क्वेश्चन पे, हम क्वेश्चन बना देगा वो आपका। एक क्वेश्चन ले ही लेते हैं, चलो जब मैंने आपसे बता दिया तो कि चेक 2 raised to the power 3 into 3 raised to the power 2 into 5 और into 7 into 13 प्लस 7, ठीक है। ये कोई नंबर है, चेक दिस नंबर इज कंपोजिट और नॉट। हमें यहाँ पर क्या चेक करना है कि ये गिवन नंबर जो है कंपोजिट है या नहीं है। तो बेटा ऐसा क्वेश्चन कैसे करेंगे, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। पहले अपना पूरा नंबर लिखेंगे, नंबर इक्वल्स टू 2 raised to the power 3, 3 raised to the power 2 एंड 5 7 13 और प्लस 7। तो देखिए बेटा इसमें आपको साफ दिख रहा होगा कि यहाँ पे प्लस का साइन आ रहा है, और प्लस से पहले सभी क्या है, ये सब मल्टीप्लिकेशन में, तो एक सिंगल टर्म हो गई और ये दूसरी टर्म हो गई। अगर आप इसको और ज़्यादा क्लोजली ऑब्जर्व करें तो देखिए इसमें 7 आ रहा है, और ये जो प्रोडक्ट हैं, जो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स हैं, इसमें भी क्या आ रहा है, 7 आ रहा है। तो हम 7 को क्या ले लेते हैं, बाहर कॉमन ले लेंगे, और इसके बाद जो अंदर बचेगा 2 raised to the power 3 और 3 raised to the power 2 into 5 into 13 और प्लस के 1, इसको हम अंदर लिख लेंगे। एक्चुअली हम करने क्या जा रहे हैं, हमें प्रूफ करना है कि ये कंपोजिट है नहीं। तो बेटा अगर ये नंबर आपका कंपोजिट होता है तो इसके क्या होंगे, 2 से ज़्यादा फैक्टर होंगे, ठीक है ना। अगर हुआ तो इसके क्या होंगे, मोर देन 2 फैक्टर। अगर मोर देन 2 फैक्टर हमने प्रूफ कर दिए तो हम कह सकते हैं हैंस इट इज़ अ कंपोजिट नंबर। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो ये कंपोजिट नहीं है, तो हम वही कर रहे हैं। तो उसे सॉल्व करने के लिए हमने 7 क्या लिया कॉमन, बाकी सब अंदर ले लिया, ठीक है। तो इसे सॉल्व करते हैं अंदर। वैसे तो यही प्रूफ हो चुका है, कैसे भाई, साफ साफ दिख रहा है कि ये जो ब्रैकेट के अंदर है, अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो कुछ ना कुछ नंबर तो आएगा ही। मान लो ये एक्स नंबर आ गया, तो ये इसका फैक्टर जरूर होगा, और ये 7 इसका फैक्टर होगा, और एक और फैक्टर होगा, तो 2 से ज़्यादा, एक और कौन होगा, 1 तो होता ही है। तो यानी ये सब के सब क्या होंगे, 2 से ज़्यादा फैक्टर होगा, और 2 से ज़्यादा फैक्टर होगा तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, ये कंपोजिट नंबर हो जाएगा। सॉल्व कर लेते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। देखो बेटा यहाँ पे 5 है, यहाँ 2 की पावर 3 है, 2 की पावर 3 कितना होता है 8, और 8 5 से कितने होते हैं 40, और 3 की पावर 2 कितना होगा 9 into 13 और प्लस के 1। आगे बढ़ते हैं 7, ठीक है ना, 9 को एज इट इज रखते हैं, और 40 की मल्टीप्लाई 13 से करते हैं, तो 4 दिया 12, एक कैरी, 4 और 5 तो ये 520 और प्लस के 1, ठीक है जी। फिर ये 7 हो जाएगा, और 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 2 18, 1 कैरी, ये हो जाएगा 4 6 और ये हो जाएगा 1, ठीक है जी। अब आगे बढ़ते हैं, तो ये 7 into 4 6 8 और इसको प्लस करेंगे तो ये 1 हो जाएगा। तो बेटा एक फैक्टर ये हो गया इसका, एक फैक्टर ये हो गया, और 1 तो सभी का फैक्टर होता है, ठीक है ना। तो ये हो गया, तो 2 से ज़्यादा फैक्टर होगा तो हैंस इट इज़ अ कंपोजिट नंबर। इस तरीके से भी आपको क्वेश्चन बोर्ड में आए हुए हैं बच्चों, ठीक है ना। तो बस जितने ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन को प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा चांसेस होंगे बोर्ड में नंबर आने के आपके, ठीक है। तो एक तो इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं बच्चों फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक पे, ठीक है। एक क्वेश्चन और आता है, तो उसमें एक एग्जाम्पल ही है बच्चों, पहला एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल ले लेते हैं। लेकिन एग्जाम्पल लेने से पहले मैं कुछ चीज़ें बताता हूँ आपको। जैसे मान लो आपके पास एक नंबर है 10, ठीक है ना, और आप इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन आएगा 2 into 5। और अगर आपके पास 20 है तो फिर क्या करोगे, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन 2 into 5। अगर आप 30 लेंगे तो 2 into 3 into 5, ठीक है ना। और आप कोई भी नंबर छोड़िए मत जिसके लास्ट डिजिट 0 हो। तो ऐसे 100 आप चलते रहेंगे, 30 के बाद 40 लेंगे, 50 लेंगे, 60 लेंगे, 40 लेंगे,
और लास्ट में आप कहाँ पर 90 पर पहुँचेंगे। और 90 अगर 90 का करेंगे तो 2 इंटू 45 हो जाएगा, और 45 का करेंगे तो 5 9 जा, ठीक है ना। और 9 को करना चाहे तो कर सकते हैं 3 इंटू 3, ठीक है। मैं क्या सिखाना चाह रहा हूँ, देखो इन सभी नंबर्स को अगर आप ध्यान से देखो तो इन सभी के एंड्स में एक एक डिजिट क्या है, 0 है। एक एक डिजिट क्या है, 0। तो एक और नंबर ले लेते हैं 100, इसकी लास्ट डिजिट कितनी 0 है, 2। और अगर आप इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे बच्चों तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन आता है 2 इंटू 5 देखने वाली बात यहाँ पर यह है कि जिसके लास्ट एक डिजिट 0 है तो देखिए उसमें 2 और 5 आ रहे हैं मल्टीप्लीकेशन में। 20 है तो उसमें भी देखिए 2 और 5 जरूर आ रहे हैं, ठीक है ना। 30 में भी एक 0 है तो 2 और 5 जरूर आ रहे हैं, ठीक है। 90 है तो उसमें भी 2 और 5 उसके प्राइम्स में प्रोडक्ट में आ रहे हैं। और 2 0 है तो 2, देखो एक भी 0 है, अगर एक भी है तो 2 और 5 तो जरूर आ रहे हैं। और एक से ज़्यादा है तो ये 2 और 5 उतनी ही बार आ जाएंगे। जैसे अब तक यहाँ से लेकर 10 से लेकर 90 तक तो 1 डिजिट 1 0 है। कितने 0 हैं, 1 0, ठीक है ना। और इसमें कितने 0 आ रहे हैं, इसमें 2 डिजिट जो हैं वो आपकी क्या है, 0। तो बेटा अगर 1 डिजिट 0 आ रही है तो 2 और 5 आ रहा है, ठीक है ना। 2 और 5 की पावर कितनी, 1। 2 डिजिट 0 आ रही है तो 2 इंटू 5 की पावर कितनी आ जाएंगी, 2, ठीक है ना। इसीलिए एक तरीके से हम इसमें अपना हमें पैटर्न दिखाई दे रहा है कि अगर एक डिजिट 0 होगी तो 2 इंटू 5 जरूर आएगा, मतलब और भी आ सकते हैं बट 2 इंटू 5 जरूर आएगा एक बार। और अगर 2 0 है तो 2 इंटू 5 की पावर 2 जरूर आएगा। और अगर 3 0 हो जाएंगे तो 2 इंटू 5 3 आएगा। जैसे आपसे कोई कह दे कि आपके पास कोई नंबर है और उसकी लास्ट 3 डिजिट 0 है तो फिर उसके प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स में 2 इंटू 5 कितनी बार आएगा, 3 बार। कोई आपसे कह दे कि आपके पास कोई नंबर है उसकी लास्ट 2 डिजिट 0 है तो उसके प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स में 2 इंटू 5 कितनी बार आएगा, 2 बार आएगा, ठीक है ना। और उसके बाद अगर कोई आपसे कहे कि कोई नंबर उसकी लास्ट डिजिट 0 है तो आप कहेंगे कि भैया उसकी प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स में कितना आएगा, उसके प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स में 2 इंटू 5 की पावर 1 आएगा। लेकिन अगर कोई आपसे ये कहे कि आप ये चेक करके बताइए कि मैं जो नंबर आपको दे रहा हूँ, जैसे मान लो मैंने आपको एक नंबर दिया 4 की पावर n, ये नंबर मैंने आपको दे दिया और मैंने आपसे कहा कि ये चेक करो कि इस नंबर यानी जो 4 की पावर n है, n की किसी भी वैल्यू के लिए, और n किसको बिलोंग करता है, n बिलोंग करता है नेचुरल नंबर्स को। और नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, नेचुरल नंबर्स होते हैं 1 2 3 एंड इनफाइनाइट तक, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन समझने की कोशिश करिए। क्वेश्चन कह रहा है कि आपके पास एक नंबर है 4 की पावर n, ठीक है, और स्मॉल n जो है वो किसको बिलोंग कर रहा है, वो बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर्स को। अब ये पूछ रहा है कि क्या ये नंबर, ये चेक करना है दैट फॉर एनी वैल्यू ऑफ n, जो छोटा n है, स्मॉल n है, ये किसी वैल्यू के लिए जो है, ठीक। और इसकी स्मॉल n की वैल्यू क्या होंगी, सारे नेचुरल नंबर में से कोई भी वैल्यू आप उठा सकते हैं। तो जैसे कि बच्चे ने कहा कि चलो 1 लेते हैं तो 4 की पावर n, ठीक है ना। एक मिनट रफ कर लेता हूँ उसको मैं, चलिए हो गया, ठीक है। 4 की पावर n है, ठीक है। और 1 के लिए करेंगे तो 4 की पावर 4, तो 4 की पावर 4 तो 4 ही लिखा जाएगा, तो यानी हमारा नंबर आ गया 4। तो ये तो इसकी तो कोई डिजिट 0 नहीं है। फिर हम n इक्वल्स टू 2 के लिए करेंगे तो 4 की पावर n कितना हो जाएगा, 4 की पावर 2 यानी 4 इंटू 4, और 4 इंटू 4 कितने होते हैं बच्चों, 16 होते हैं। तो इस तरीके से आपके नंबर सॉल्व होकर आएंगे, ठीक है। तो ये कह रहा है कि कोई भी जैसे n की वैल्यू अगर आपने 1 ली, अगर आप n की वैल्यू 1 ले रहे हैं तो आपका नंबर क्या हो गया, 4 हो गया, ठीक है ना। और अगर आप n की वैल्यू 2 ले रहे हैं तो आपका नंबर क्या हो गया, 16 हो गया। तो ऐसे ही n की किसी भी वैल्यू के लिए, जो नेचुरल नंबर्स है ना, इनमें से कोई भी n की वैल्यू आप चूज करिए, 4n को सॉल्व कीजिए और आपकी कोई भी ये नंबर क्या 0 डिजिट से एंड होगा। मतलब 0 डिजिट से एंड होने का मतलब है कि क्या एक भी डिजिट 0 होगी। अभी जो मैंने आपको समझाया कि अगर एक डिजिट भी 0 हुई तो फिर उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 और 5 जरूर आएगा। 2 हुई तो 2 और 5 2 बार आएगा, 3 हुई तो 3। ये कह रहा है हमें तो सिर्फ इतना चेक करना है कि ये जो नंबर आपको 4 की पावर n है, ये एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 1 है बच्चों, अब बुक सामने रख के पढ़िएगा, ठीक है। तो हमें सिर्फ इतना चेक करना है कि 4 की पावर n जो एक नंबर है वो n की किसी भी वैल्यू के लिए उसकी लास्ट डिजिट 0 है या नहीं है, ठीक है ना। Consider the number 4 raised to the power n where n is a natural number. Check whether there is any value of n for which 4 raised to the power n ends with digit 0. यानी n की किसी भी वैल्यू के लिए क्या ये नंबर एंड विद डिजिट 0 है या नहीं है, बस ये चेक करना है। और अभी जो मैंने आपको सिखाया वो क्या है कि अगर ये नंबर, ये नहीं कोई भी नंबर, आप किसी भी नंबर को ले लीजिए, अगर कोई भी नंबर
एक डिजिट भी 0 हुई तो उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 × 5 जरूर आएगा। तो हमने यहाँ से सीख लिया, हम ये लिख सकते हैं, ये नोट की फॉर्म में हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि इफ एनी नंबर, ये बच्चों लिख लेना, MCQ भी बनेगा इसके ऊपर, इफ एनी नंबर एंड if any digit, sorry, if any number and with digit 0 and with digit 0, ठीक है ना, तो it must मतलब होगा ही होगा, it must have 2 × 5 in its prime factorization, ठीक है ना, जो हमने पढ़ा वो हमने लिख लिया। बस इसी से ये क्वेश्चन हो जाएगा, इस नोट से ये क्वेश्चन हो जाएगा कि अगर कोई नंबर एंड्स विद डिजिट 0 कर रहा है तो इट मस्ट हैव 2 × 5 इन इट्स प्राइम फैक्टराइजेशन। तो अगर वो हमसे ये कह रहा है कि भैया चेक करो कि हमारे पास जो नंबर है 4n, तो क्या ये एंड विद डिजिट कर रहा है किसी n की वैल्यू के लिए, तो और n की वैल्यू क्या है आपकी, नेचुरल नंबर। तो कितना आसान हो गया। तो हम क्या करेंगे, ये जो नंबर हमें दे रखा है हम इसका क्या फाइंड करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड करेंगे। और अगर उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में, ठीक है ना, 2 × 5 की पावर 1 भी आ गई, 1 भी, तो यस इट इज एंड विद डिजिट 0, ठीक है ना। और अगर नहीं आई तो नो, इट डजंट एंड विद डिजिट 0। तो मैंने क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले ही आपको बता दिया है कि हमें करना क्या है। एक बार फिर से बच्चों रिवाइज करा देते हैं हम आपको कि सबसे पहले क्या देखना है हमें कि अगर कोई भी नंबर हमारे पास है, जैसे 10 है, 20 है, 30 है, 90 है, तो इनकी एक एक डिजिट क्या है, 0। इनके बीच में और भी बहुत सारे नंबर हो सकते हैं, ठीक है, इनसे बड़े नंबर भी हो सकते हैं जिसकी एक डिजिट 0 हो। लेकिन अगर आप इन सब में देखें सिमिलरिटी, तो 2 × 5 इसमें आ रहा है, इसमें भी 2 × 5 आ रहा है, 2 एक और आ रहा है, लेकिन 2 × 5 जरूर आ रहा है। यानी अगर कोई भी नंबर आपके पास ऐसा हो जिसकी एक डिजिट 0 हो या वो एंड विद डिजिट 0 कर रहा हो, तो उसमें 2 × 5 जरूर आएगा। और एक से ज़्यादा करेगा तो जैसे 2 डिजिट आ गए तो 2 × 5 कितनी बार आएगा, 2 बार। 3 डिजिट 0 आएंगे तो 3 बार, 4 डिजिट 0 आएंगे तो 4 बार आएगा, ठीक है। तो हमने यहाँ से सीख लिया कि अगर कोई भी नंबर है और वो एक डिजिट भी अगर उसकी एंड डिजिट 0 है तो 2 × 5 उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में जरूर होगा, ठीक है। तो हमें क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि 4 की पावर n जो नंबर है वो स्मॉल n की वैल्यू के लिए, n किसको बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर्स को, और इनमें से किसी भी नेचुरल नंबर की वैल्यू अगर मैं रखूं तो क्या ये 4 की पावर n डिजिट 0 होगा, एंड विद डिजिट 0 होगा या नहीं होगा। तो बेटा इसके लिए मैंने सब कुछ किया। प्राइम फैक्टर मैंने जैसे n की वैल्यू 1 रख के देखा, फिर 2, तो लेकिन जो नेचुरल नंबर्स वो तो इनफाइनाइट है, तो मैं कहाँ तक चेक करूंगा। तो यहीं से मैंने जो है ऊपर जो एग्जांपल आपको 10, 20, 30, 40, 90, 100 समझाए थे, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि उनके प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 और 5 जरूर आता है। तो यहीं से मैंने एक नोट बना लिया और ये मेरे क्वेश्चन का सॉल्यूशन बनेगा। इफ एनी नंबर एंड विद डिजिट 0 इट मस्ट हैव 2 × 5 इन इट्स प्राइम फैक्टराइजेशन। और फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या कहती है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक कहती है कि एवरी composite number have a unique prime factorization, ठीक है। ये कौन कहता है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। एवरी कंपोजिट नंबर हैव यूनिक प्राइम फैक्टराइजेशन। तो इसकी भी हेल्प लेंगे हम। इसकी क्या हेल्प लेंगे कि हम 4n है, क्योंकि ठीक है उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे और वो प्राइम फैक्टराइजेशन उसी का होगा और किसी का नहीं होगा। ये कौन प्रमाणित करेगा, ये कौन वेरीफाई करेगा, ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, ठीक है ना। ये किसने कही बात हमें, फंडामेंटल थ्योरम, ठीक है ना, थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक भी लगाएंगे इसमें हम। तो पूरा क्वेश्चन बन चुका है बच्चों। एग्जाम्पल नंबर 1 है एनसीईआरटी का, ठीक है। मैं लिख देता हूँ आपके लिए क्वेश्चन, बाकी आप बुक में से भी देख सकते हैं, ठीक है। तो ये कह रहे हैं आपसे कि कंसिडर्ड द नंबर, स्किप कर लीजिएगा बच्चों अगर क्वेश्चन आपके पास है तो। कंसिडर्ड द नंबर 4n where
n is a natural number, n is a natural number। अब ये कह रहा है कि चेक whether there is any value of small n for which 4 raised to the power n ends with digit 0। ठीक है बच्चों, तो ये क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, बुक में लिखा हुआ मिलेगा, तो ऐसे उतारने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, मैंने पहला क्वेश्चन उतारा है, उसका एक रीज़न है कि अगर क्वेश्चन, देखिए एग्जाम में क्वेश्चन ही आएगा तो बेटा पूरा ध्यान क्वेश्चन पे ही रखना है। अगर आपको यही पता नहीं लगेगा कि इस क्वेश्चन से क्या लिखना है, तो बेटा इसमें दिया हुआ है कि आपके पास एक नंबर है 4 raised to the power n, ठीक है, और जो ये स्मॉल n है ये किसको बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर को। और हमें चेक करना है इसमें कि किसी n की वैल्यू के लिए, स्मॉल n है, किसी नेचुरल नंबर के लिए क्या ये नंबर जो बनेगा, ठीक है, क्या ये डिजिट, इसकी जो एंड डिजिट होगी क्या वो 0 होगी या नहीं होगी। यानी नंबर बन के जब तैयार होगा, नंबर जैसे मान लो 4 1 2 0 ऐसे बन गया तो यस आंसर हो जाएगा, और 3 2 6 7 तो नो आंसर हो जाएगा। तो क्या इस फॉर्म में बनेगा या नहीं बनेगा, ये हमें चेक करना है। तो ऊपर मैं आपको बता ही चुका हूँ कैसे चेक करते हैं कि भैया अगर कोई भी नंबर एंड्स विद डिजिट 0 है तो उसमें क्या होगा, इट मस्ट हैव 2 × 5 इन इट्स प्राइम फैक्टराइजेशन। तो ये हमें लिखना पड़ेगा। इसमें लिखेंगे कैसे, तो पहले अपना नंबर लिख लेते हैं हम लोग। तो हमें जो नंबर दिया हुआ है जिसे चेक करना है वो क्या है, 4 raised to the power n, और n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकालते हैं। तो प्राइम फैक्टराइजेशन देख लीजिए बच्चों, ऐसे नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन अभी नहीं निकाला आपने, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 4 raised to the power n क्या होगा, तो बेटा इसमें हम लिखेंगे कि ये जो आपका 4 है इसको क्या लिख सकते हैं, 2 × 2, और रेज टू द पावर क्या हो जाएगा, n। ठीक है, तो आप जैसा कि देख सकते हैं इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में सिर्फ 2 आ रहा है, तो ये प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स है और वो भी n टाइम्स आ रहा है, तो 2 × 2 × 2 ही आता चला जाएगा। तो मैं इस 2 × 2 को भी 2 की पावर 2 रेज टू द पावर n लिख सकता हूँ, और फिर मैं इसे लिख सकता हूँ 2 रेज टू द पावर 2n। और ये तो पता ही है कि n किसको बिलोंग कर रहा है, आपका n बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर्स को। तो आप इस n की वैल्यू कुछ भी रखिए, 1 2 3 4, ये 2 की पावर में ही रहेगा, यानी इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में सिर्फ 2 आएगा। और हमें पता है कि और ये प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक से यूनिक होगा, और किसी नंबर का ये हो नहीं सकता। तो हम लिख सकते हैं कि अपना पूरा वो नोट लिख सकते हैं कि इफ एनी नंबर एंड्स, यहाँ पे लिखेंगे कि वी नो दैट, पहले लिख लेंगे बच्चों ये कि वी नो दैट, हमें पता है कि इफ एनी नंबर एंड्स विद डिजिट 0 ends with digit 0 ends with digit 0, ठीक है ना। तो इट मस्ट हैव 2 × 5 in its prime factorization। ठीक है बच्चों, आपको पता ही है प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे लिखा जाता है, ठीक है। बट 4 raised to the power n does not have 5 in its prime factorization and by fundamental theorem of arithmetic
every number have a unique prime factorization, have a unique prime factorization। तो हम कह सकते हैं, देखिए हिंदी में समझा देता हूँ आपको क्या लिखा हमने क्या किया, समझ तो हमने पहले ही लिया था भाई। प्राइम फैक्टराइजेशन निकाला हमने इसका, तो प्राइम फैक्टराइजेशन में सिर्फ 2 आ रहा है, और हमें पहले से ही पता है कि कोई भी नंबर अगर वो 0 डिजिट से एंड करेगा तो उसमें के प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या होना चाहिए, उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 और 5 जरूर होना चाहिए, ठीक है ना। 2 और 5 जरूर होना चाहिए उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में, ठीक है। बट 4 की पावर n डज नॉट हैव 5, तो 2 तो है लेकिन 5 नहीं है उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में। और फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक किस बात को सपोर्ट करती है कि सभी नंबर का जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो यूनिक है। तो यानी हम कह सकते हैं दिस इम्प्लाइज कि 4 रेज टू द पावर n डज नॉट एंड विद डिजिट 0, एंड विद डिजिट 0, ठीक है। ये हमारा चेक हो गया, तो आंसर हो गया इसका नो। ये आपका क्या हो गया बच्चों, आंसर हो गया। आई होप आपकी समझ में आया होगा, ठीक है ना। फिर से वीडियो रिपीट करके देख सकते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन को देखिए, आपको पहली बार में हो सकता है कि थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन बहुत आसान क्वेश्चन है। और जितनी बार आप इसको समझोगे, इसका कॉन्सेप्ट समझोगे, कॉन्सेप्ट यही है बच्चों इसका कि अगर आपके पास ये नंबर है 4 रेज टू द पावर n, तो नंबर इसलिए कुछ और भी हो सकता है। जैसे आप एक्सरसाइज में आते हैं तो सेम क्वेश्चन आपको वहाँ कैसा मिलेगा, 6 की पावर n के साथ मिलेगा, और सेम कि n किसको बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर्स को। और आपको इसे भी चेक करना, तो सेम लैंग्वेज लिखनी है और सेम थॉट आपके दिमाग में होनी चाहिए कि भाई अगर ये कोई नंबर है और ये एक डिजिट भी अगर इसकी 0 हुई तो 2 और 5 जरूर इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में होना चाहिए, तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लो। तो हमने जब इसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकाला, हमने तो 4 रेज टू द पावर n किया, तो 2 इंटू 2 रेज टू द पावर n किया। इसका करोगे तो इसका देख लेना क्या आता है, लेकिन कंफर्म है 2 इंटू 3 ही आएगा। तो 2 इंटू 3 में भी तो 2 इंटू 5 नहीं आएगा ना, तो नहीं आएगा तो फिर ये भी नहीं होगा। तो हमने लिख दिया इफ एनी नंबर एंड विद डिजिट 0 इट मस्ट हैव 2 इंटू 5 इन इट्स प्राइम फैक्टराइजेशन, बट 4 रेज टू द पावर n जो है उसका प्राइम फैक्टराइजेशन तो ये रहा, हमने ऊपर किया है, डज नॉट हैव 5 इन इट्स प्राइम फैक्टराइजेशन एंड बाय द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। तो बेटा ये अर्थमेटिक थोड़ा सही से लिख लेना अगर किसी को दिक्कत हो रही हो तो, ठीक है ना। बाकी तो बुक साथ में है, ARI अर्थमेटिक, ठीक है। एवरी नंबर हैव अ यूनिक प्राइम फैक्टराइजेशन। तो इसका हमारा कंक्लूजन हो गया कि 4 की पावर n डज नॉट एंड विद डिजिट 0, तो इसका आंसर हो गया 9। तो इसी के साथ बच्चों मैं एक्सरसाइज का भी ये क्वेश्चन कर देता हूँ आपके लिए, ठीक है ना। ये NCERT में एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन है, ठीक है ना। इसके साथ साथ ही देख लो इसे, तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 5 एक्सरसाइज 1.1 का, ठीक है। मैं लिख देता हूँ एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर है बच्चों 5, और इसमें आपसे क्या कह रहा है ये कि भैया चेक करिए, सेम क्वेश्चन है, चेक वेदर 6 रेज टू द पावर n, ठीक है ना, 6 रेज टू द पावर n कैन एंड विद डिजिट 0, विद डिजिट 0 with for any natural नंबर शॉर्ट में नंबर को NO डॉट लिख दिया मैंने बच्चों। तो बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, तो सेम स्टेप यूज करेंगे, ठीक है। कैसे कैसे लिखेंगे देख लो, ठीक है ना। तो पहले नंबर लिख लेते हैं हम अपना। तो हमें नंबर क्या दिया हुआ है बच्चों, हमें नंबर दिया हुआ है 6 की पावर n, और स्मॉल n किसको बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर को। तो इसे बताने के लिए कि ये नंबर एंड विद डिजिट 0 है या नहीं है, यानी 10 है 20 है क्या है, तो ये बताने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। तो हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। तो प्राइम फैक्टराइजेशन देख लो, प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे होता है, अभी ऊपर गया है। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 रेज टू द पावर n, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 3 रेज टू द पावर n। सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 की पावर n, एंड ये क्या हो जाएगा 3 की पावर n, ठीक है। इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। हमें क्या बताना है कि ये
नंबर जो है ये एंड विद डिजिट 0 है या नहीं है। और हमने क्या पढ़ा हुआ है, हमें तो अपना नोट जो जब हमने कंसेप्चुअली स्टडी करी थी वहाँ एक नोट बनाया था, तो हमने लिखा था, तो अब हम उसको डायरेक्टली ले सकते हैं कैसे, कि वी नो दैट का मतलब है कि हमें पता है पहले से ही कि इफ एनी नंबर एंड्स विद डिजिट 0 it must have 2 into 5 in its prime factorization। ठीक है, 2 into 5 in its prime factorization। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई कि अगर कोई भी नंबर आपके पास है और वो एंड्स विद डिजिट 0 है, उसकी लास्ट एक डिजिट 2 डिजिट 0 है, तो उसका जब प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो उसमें 2 और 5 जरूर आएगा। तो ये तो हमें पता है, और प्राइम फैक्टराइजेशन हम अपने नंबर का पहले ही कर चुके हैं, तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि बट 6 रेज़ टू द पावर डज नॉट हैव, क्या नहीं है 2 और 5 में से, उसके पास 2 तो है 5 नहीं है, डज नॉट हैव 5 इन इट्स प्राइम फैक्टराइजेशन ठीक है ना। एंड बाई, ऐसा भी नहीं है कि ये किसी और का प्राइम फैक्टराइजेशन हो सकता है, एंड बाई फंडामेंटल थ्योरम ऑफ एरिथमेटिक, क्या कहती है ये, कि एवरी नंबर हैव यूनिक प्राइम फैक्टराइजेशन। इसका क्या मतलब, वो ऐसे लिखना क्यों जरूरी है भाई, क्या तो हमने यहाँ लिख दिया कि 6 डज नॉट हैव 5 इन इट्स प्राइम फैक्टराइजेशन, तो ये भी तो बताना पड़ेगा ना कि जो हमने प्राइम फैक्टराइजेशन लिया है वही है, इसका और कोई हो नहीं सकता। और ये बात को कौन प्रमाणित करता है, इस बात का प्रूफ क्या है, इसके लिए थ्योरम है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। वो हमें बताती है कि सभी जितने एवरी नंबर, बस इस नंबर की जगह, सॉरी ये थोड़ी गलती होगी बच्चों, एवरी नंबर की जगह क्या लिखना है हमें, एवरी कंपोजिट नंबर लिखना है हमें। यहाँ पर क्या लिखना है, एवरी कंपोजिट नंबर। ऊपर भी अगर गलती की हो तो बच्चों से सही कर लीजिएगा। एवरी कंपोजिट नंबर हैव यूनिक प्राइम फैक्टराइजेशन। तो बस अब तो दोनों चीज़ हो गई कि 6 के पास 5 अपने प्राइम फैक्टराइजेशन में नहीं है और सभी नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन यूनिक होता है, तो इसने इम्प्लाई कर दिया कि 6 की पावर n डज नॉट एंड विद डिजिट 0 ठीक है ना। फॉर एनी वैल्यू ऑफ n, किसी भी वैल्यू ऑफ n के लिए, ठीक है ना, किसी भी वैल्यू ऑफ n के लिए जो है, ये रब कर रहा हूँ बच्चों में वैल्यू लिखने के लिए, VALUE, ठीक है ना, वैल्यू ऑफ n। तो बच्चों अगर साथ साथ पढ़ोगे तो ये समझ में आएगा, वरना राइटिंग में कुछ दिक्कत भी हो सकती है, ठीक है, सबकी राइटिंग डिफरेंट होती है। तो साथ साथ चलें, इसलिए धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो दोनों क्वेश्चन एक साथ करा दिए बच्चों, तो एक बार फिर से देख लीजिए, पढ़ाने का तरीका थोड़ा ठीक ठाक ही यूज़ कर रहा हूँ मैं, बाकी कोई शिकायत हो तो बता सकते हैं। पहले कॉन्सेप्ट आपको समझाया कि भैया अगर कोई भी आपके पास नंबर है, ये मैं ज़्यादा क्यों समझा रहा हूँ, क्योंकि बच्चों ये बोर्ड में आता है। मैंने आपको बता दिया कि अगर कोई नंबर है 10 है, 20 है, 30 है एंड इवन 90 है और आगे भी है, तो भैया अगर वो उसकी लास्ट डिजिट 0 है तो भैया उसमें 2 और 5 जरूर आएगा, चाहे एक डिजिट 0 2 हो या कोई भी नंबर हो। आँख मीच के अगर आपको कोई कहे कि 2 1 5 6 7 0, तो आप कह सकते हो कि इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 और 5 जरूर आएगा, ठीक है ना। और ज़्यादा भी आ सकते हैं, मतलब और ज़्यादा 2 भी आ सकते हैं, और ज़्यादा 5 भी आ सकते हैं, पर मस्ट क्या है, मस्ट है कि 2 और 5 इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में आना ही आना है।
इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर उसने क्या दिया, हमें क्वेश्चन दिया है। इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर उसने हमें क्या क्वेश्चन दिया कि बताइए बच्चों कि जो आपके पास देखिए एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है उसी के ऊपर कि 4 की पावर n आपके पास एक नंबर है, n नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है, और अब आपको चेक करना है कि 4 की पावर n जो है वो डिजिट 0 से एंड करेगा या नहीं करेगा। तो हमने बड़ा सिंपल अपना सॉल्यूशन रखा। हमने पहले नंबर लिया, हमारा नंबर है 4 रेज़ टू द पावर n, n बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर्स को, तो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 4 रेज़ टू द पावर n, तो 4 नंबर है, 4 का 2 इंटू 2, ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 2 रेस और उसकी पावर n, पावर लॉ लगेगा तो ये 2 की पावर 2n। तो यहाँ से हमारे पास प्राइम फैक्टराइजेशन आया, और हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है कि इफ एनी नंबर एंड्स विद डिजिट 0 इट मस्ट हैव 2 इंटू 5 इन इट्स प्राइम फैक्टराइजेशन। तो फिर 2 और 5 उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में जरूर होगा, बट 4 रेज टू द पावर n का प्राइम फैक्टराइजेशन तो ये है हमारे पास, और उसमें 5 नहीं है उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में। और फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक कहती है कि कोई भी नंबर, एवरी नंबर, बस ये एवरी नंबर की जगह एवरी कंपोजिट नंबर कर लीजिएगा, एवरी कंपोजिट नंबर हैव यूनिक प्राइम फैक्टराइजेशन। तो जितने भी कंपोजिट नंबर होते हैं वो सब उनका क्या होता है, प्राइम फैक्टराइजेशन कैसा होता है, यूनिक होता है। तो यानी ये भी नहीं कह सकते कि जो प्राइम फैक्टराइजेशन हमने निकाला है इसकी जगह कोई और हो सकता है, क्योंकि वो तो यूनिक है, और अगर वो यूनिक है तो यही होगा, इसके एक लौता उसका प्राइम फैक्टराइजेशन है, और उसमें 5 नहीं आ रहा है, और 5 नहीं आ रहा है तो उसकी डिजिट 0 नहीं हो सकती, क्योंकि 0 होने के लिए 2 और 5 दोनों ही होने चाहिए, और यहाँ पर क्या है उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में सिर्फ 2 है, 5 नहीं है। तो यहाँ से कंक्लूड कर सकते हैं कि 4 की पावर n डज नॉट एंड विद डिजिट 0। तो इसका आंसर होगा नो। अगर अभी भी किसी को समझ में नहीं आया लेकिन समझ में बहुत अच्छा आ गया तो बच्चों एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन है आपके पास ये, ठीक है, चेक वेदर 6 रेज टू द पावर n। तो बच्चों ये n है, इसमें कभी बच्चों को कन्फ्यूजन ना हो जाए, ठीक है। कन्फ्यूजन होने का सिर्फ एक ही तरीका है कि अगर आप मेरे साथ साथ नहीं कर रहे हैं, वरना तो आपको, क्योंकि मैं लिखने के साथ साथ बोल भी रहा हूँ, ठीक है, मेरा n नहीं बन पा रहा है, तो आप थोड़ी मेरी हेल्प करिएगा। एक्चुअली मेरी हेल्प करोगे तो आप ही की हेल्प है, क्योंकि नंबर तो बच्चों आप ही के आएंगे। 4 रेज टू द पावर 6 रेज टू द पावर n कैन एंड विद डिजिट 0। यहाँ पर हमें चेक करना है कि क्या ये नंबर 6 रेज टू द पावर n जो है वो डिजिट 0 से लास्ट कर सकता है किसी नेचुरल वैल्यू के लिए या नहीं। तो सेम कॉन्सेप्ट रखेंगे, नंबर लेंगे, उसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे, अपनी बात को लिखेंगे कि अगर कोई नंबर 0 के साथ एंड करता है तो उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 और 5 मस्ट है। 6 की पावर n में 2 तो आ रहा है लेकिन 5 नहीं आ रहा है, और फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक कहती है कि सभी कंपोजिट नंबर का एक यूनिक प्राइम फैक्टराइजेशन होता है, यानी जो प्राइम फैक्टराइजेशन आपने निकाला ये ही इकलौता होगा, अगर नहीं आ रहा है तो नहीं ही आएगा उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 5। तो 6 की पावर n डज नॉट एंड विद डिजिट 0, ये आपका आंसर हो गया। तो बेटा थोड़ा अपना भी दिमाग लगाया करो कि जैसे उसने तो आपको 2 क्वेश्चन करा दिए, प्रैक्टिस करा दी उसने, तो कॉमन सेंस किसे कहते हैं। देखो बेटा एक रट्टू तोता बच्चा क्या होगा कि अगर ये क्वेश्चन 4 की पावर n के लिए आ गया और लिख दिया n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो वो कर देगा, अगर उसने रट लिया होगा तो। 6 की पावर n बुक में दे रखा है, अगर ये क्वेश्चन आ गया तो वो इसे भी कर देगा, क्योंकि ये तो दोनों क्वेश्चन आप कर चुके हैं बुक में। लेकिन बेटा थोड़ा तो अकल का यूज करो, अगर वो 8 की पावर n दे दे, ठीक है ना, या फिर कह दो 16 की पावर n दे दे, या फिर कह दो कि 125 की पावर n दे दे, यानी वो ऐसे कुछ भी बना सकता है क्वेश्चन, और सब में ये कह सकता है कि n किसको बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर्स को, और आप चेक करो कि एंड्स विद डिजिट 0 है या नहीं, ठीक है ना। वो ये कह सकता है कि सभी नंबर को, या इनमें से किसी एक नंबर को कह सकता है कि चेक वेदर इट्स एंड विद डिजिट 0 और नॉट, 0 और नॉट। तो आपको यस और नो में आंसर देना है या पूरा एक्सप्लेनेशन देना है, एमसीक्यू में भी आ सकता है क्वेश्चन। तो भैया इसमें कोई दिक्कत थोड़ा ही ना है, आप इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लीजिए और चेक इसका भी प्राइम फैक्टराइजेशन करिए, यानी जो भी क्वेश्चन आएगा उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करिएगा। और जब आप उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो बस आपको क्या चेक करना है कि 2 और 5 उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में दोनों होने चाहिए, ये मस्ट हैं उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में, और अगर हुए तो यस है और नहीं हुआ तो नो है। ठीक है बच्चों, ये समझ में आया। तो एक तो बच्चों ये नोट में जो लिखा है कॉमन सेंस की, ये 2 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवा दी उसने आपसे, और वो एग्जाम में बोर्ड में आपसे इससे अलग कोई क्वेश्चन दे सकता है, 8 की पावर, 16 की पावर, 125, 7 की पावर दे सकता है, ठीक है। या हो भी सकता है कि वो ऐसा कोई नंबर दे दे जो सच में एंड हो रहा हो, यानी उसमें 2 और 5 जरूर आ रहा हो। तो ये भी जैसे मैं बताता हूँ आपको, एक क्वेश्चन हम बना लेते हैं इसमें, वो ऐसे भी तो दे सकता है कि आपके पास एक क्वेश्चन है 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 7 इंटू 31, और आपसे कहेगा कि चेक, ठीक है ना, वेदर चेक वेदर इट
एंड विद डिजिट 0 और नॉट, एक नंबर में क्वेश्चन आ जाए। और या फिर आपसे पूछ लेगा कि अगर है तो आपको इसका रीज़न देना होगा, तो आप लिखोगे इसमें, अगर रीज़न वाली बात आ जाएगी तो पहले ही लिख दोगे कि इफ़ अ नंबर एंड्स विद डिजिट 0 इट मस्ट हैव 2 and 5 इन इट्स प्राइम फैक्टराइजेशन। तो देखो, अगर आप ध्यान से देखो यहाँ पर, तो इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 भी है और इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 5 भी है, दोनों की मल्टीप्लाई करो 5 to the 10 तो 0 आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? यस। ठीक है, इस तरीके से भी आपका क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, अब देखिए इसमें एक और चीज़ पढ़ाई थी मैंने, ठीक है ना, तो एक और इसमें MCQ के ऊपर क्वेश्चन बन सकता है। ये क्या था कि अगर 1 0 आएगा, एंड में कितने 0 आएंगे? 1 0, तो 2 into 5 आएगा। और अगर एंड में कितने 0 आएंगे बच्चों? 2 0 आएंगे, तो 2 और 5 कितनी बार आएगा? ये 2 बार आएगा, क्योंकि 5 2 जा 10 होते हैं, तो अगर ये 2 बार आएंगे तभी तो 2 0 आएंगे। ठीक है ना, और अगर 3 0 होंगे, ठीक है ना, अगर 3 0 हुए तो फिर क्या आएगा? 2 into 5 कितनी बार आएगा? 3 टाइम्स आएगा। ठीक है ना, तो इसके ऊपर क्वेश्चन बन सकता है आपका ये MCQ में। एक क्वेश्चन बना लेते हैं हम इसमें MCQ कि इफ अ नंबर इज 2 into 2 into 2 into 3 into 7 into 31 into 61 into 93 into 5 into, ठीक है ना, और देख लो कोई प्राइम नंबर बचा हुआ तो 23 इंटू, वैसे इतना बड़ा तो नहीं देंगे, ठीक है ना, 23 into 5 ऐसे कर देंगे। ठीक है ना, तो पूछ लेंगे कि हाउ मैनी जीरोज आर देयर इन द लास्ट at the last of this number, how many zeros are there at the last of the number। ठीक है भाई, तो इससे मिलता जुलता क्वेश्चन बनाएंगे वो। ऑप्शन में ए दे देंगे 2, बी दे देंगे 3, ठीक है ना, और सी दे देंगे आपको 4 और डी दे देंगे 0। मतलब कितने 0 होंगे? 0 0 होंगे, या फिर हाँ ये भी दे सकते हैं 0 0 भी, बच्चा तो कंफ्यूज हो जाता है। ठीक है, तो वो सोचेगा 0 ही आंसर है इसका, जबकि क्वेश्चन क्या है बच्चों? क्वेश्चन है कि ये जो आपके पास नंबर है, ठीक है ना, इफ़ अ नंबर, ये ए लिखा हुआ है, कैपिटल ए लिख देता हूँ, चलो, इफ़ अ नंबर, और आपके पास ये पूरा नंबर है, ठीक है ना, इस तरीके से आपको एक नंबर दिया हुआ है और आपसे पूछा हुआ है कि हाउ मेनी जीरोज आर देयर एट द लास्ट ऑफ नंबर। ठीक है, जो नंबर बनेगा उसकी लास्ट डिजिट्स कितनी 0 होंगी। मतलब क्वेश्चन में थोड़ा लैंग्वेज भी चेंज करके दे सकते हैं कि लास्ट की 1 डिजिट 0 होगी, 2 0 होंगी, या फिर 3 0 होंगी, ठीक है ना, या फिर 4 डिजिट 0 होंगी, ठीक है ना, या फिर 0 डिजिट 0 होंगी। तो ये 0 डिजिट 0 होंगी, इसमें बच्चा कंफ्यूज हो सकता है। तो कंसेप्ट क्या था बच्चा? कंसेप्ट था कि अगर एक भी 0 आएगा तो 2 into 5 उसके अंदर जरूर होगा, और एक से ज़्यादा 2 होंगे तो 2 होंगे, 3 0 होंगे तो 3। तो इसमें देखिए कितने 0 कितने 2 आ रहे हैं, देखो बेटा, एक 2 आ रहा है तो एक 5 आ रहा है, बस ऐसे करके चलिएगा, ऐसे चेक करके। अगर एक 2 चेक करोगे तो एक 5 चेक करिएगा, फिर एक 2 चेक करिएगा तो फिर एक 5 चेक करिएगा। ठीक है ना, अब देखिए 2 तो पक्का हो गया, 2 0 पक्के हो गए, क्योंकि 2 2 और 2 5 आपको मिल गए। अब आपको एक 2 है लेकिन इसके साथ 5 नहीं है, जब इसके साथ 5 नहीं है तो अब नहीं होगा। ठीक है ना, अब नहीं होगा। तो कितने हैं यहाँ पे? यहाँ पे 2 2 हैं और 2 5 हैं, तो इसका 2 क्या हुआ बच्चों? आंसर। ये कॉन्सेप्ट आपको बच्चों यहीं खत्म हुआ। अब हम आगे स्टार्ट करेंगे, इसके बाद उसमें हम HCF एंड LCM को डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चों।